इस तस्वीर को देखें। ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर की तस्वीर है। इसे 2022 में साउथ अफ्रीका में लगे मीरकट रेडियो टेलीस्कोप से खींचा गया था। इसे एक तस्वीर को बनाने में इस एरिया की बहुत सारी तस्वीरें खींची गई, जिसमें साइंसदानों को 3 साल लग गए। 2022 में पब्लिश होते ही ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई, क्योंकि इस तस्वीर में एक ऐसी चीज थी जिसको देखने के लिए साइंसदान पिछले 100 सालों से कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा इस तस्वीर में एक और चीज है जिसने साइंसदान को हैरान कर रखा है। आज हम इन्हीं 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड, और आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखें, जिसके ऊपर और नीचे धागे जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को फिलामेंट कहते हैं, जो एक लाइन के ऊपर धागे की तरह ऊपर और नीचे लटके हुए हैं। इन फिलामेंट्स की लंबाई 150 लाइट ईयर और चौड़ाई 1 से 3 लाइट ईयर है। हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदान को पता ही नहीं है कि ये स्ट्रक्चर्स आखिर है क्या। ये स्ट्रक्चर यानी फिलामेंट्स गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद हैं। गैलेक्सी के सेंटर का एरिया 1600 लाइट ईयर तक फैला हुआ है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इस एरिया में स्टार्स की फॉर्मेशन और स्टार्स के फटने की रेशो गैलेक्सी के बाकी हिस्सों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। जब स्टार्स फटते हैं तो उनके अंदर से कॉस्मिक रेज निकलती है। ये कॉस्मिक रेज खला में दूर तक फैलती है, लेकिन गैलेक्सी के सेंटर में इन रेज की पावर बाकी एरियाज के मुकाबले में 100 से 1000 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ बहुत डेंस धूल के बादल, आयोनाइज्ड प्लाज्मा, एक्सरे रेडिएशन और बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद है। इन सारी चीजों के अलावा यहाँ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका नाम सैजिटेरियस ए स्टार है, जिसका वजन हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। इस ब्लैक होल को और इसके आसपास के एरिया को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इस ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से इस एरिया में मौजूद बादलों ने इस एरिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसकी वजह से इस एरिया को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए साइंसदान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए इस जगह को देखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ गैस और डस्ट के बादलों से आसानी से गुजर जाती है, जिससे बादलों के पार चीजों को भी देखा जा सकता है। और वो फिलामेंट्स यानी स्ट्रक्चर इस ब्लैक होल वाले एरिया के पास बने हुए थे। 1980 के शुरू में फरहाद यूसुफजैद, जो अपनी PhD कर रहा था, उसने न्यू मैक्सिको में मौजूद वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप के जरिए मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का रेडियो मैप बनाया। उसका प्लान उन एरियाज को स्टडी करना था यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसे रोशनी की पतली लाइंस हर जगह फैली हुई नजर आ रही थी, जिनको आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसे लगा कि शायद तस्वीर में कोई एरर है, जिसकी वजह से ये लाइंस शो हो रही हैं। इसीलिए उसने बहुत सारी तस्वीरें खींची, जिनमें भी सेम इसी तरह की लाइंस दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गई कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक डिस्कवरी थी। ये ऐसी चीज थी जो इससे पहले ना उसने और ना किसी और ने देखी थी। असल में ये स्ट्रक्चर्स यानी फिलामेंट्स थे, जो एक तरतीब के साथ फैले हुए थे, लेकिन पहले समझा जाता था कि ये बिखरे हुए स्ट्रक्चर हैं, जो 50 लाइट ईयर से 100 लाइट ईयर लंबे और सिर्फ 1 से 3 लाइट ईयर चौड़े थे। और ये फिलामेंट इस एरिया के सेंटर के ऊपर और नीचे सीधे लटके हुए थे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले साइंसदान को लगा कि शायद ये गर्म गैस जो स्टार्स के फटने से निकलती है उससे बने हैं, लेकिन डेटा में कंफर्म हुआ कि ये गर्म गैस से नहीं बने। मजीद स्टडी करने से पता चला कि इनके अंदर बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिनसे बहुत तेज रोशनी निकलती है। ऐसी रोशनी तब निकलती है जब इलेक्ट्रॉन्स रोशनी की रफ्तार के करीब यानी 3 लाख फी सेकंड की रफ्तार के करीब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमते हैं। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार इतनी तेज कैसे हुई। पहले साइंसदान को लगा कि यहाँ स्टार्स में जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं उसकी वजह से इनको एनर्जी मिलती है, लेकिन इन फिलामेंट्स की पूरी लंबाई में मुसलसल रोशनी निकल रही थी, जिसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार किसी और वजह से तेज हो रही थी। क्योंकि अगर ये नए सितारों या सुपरनोवा ब्लास्ट से बने होते तो रोशनी सिर्फ एक जगह या चंद हिस्सों तक होती, इसीलिए इनको नॉन थर्मल फिलामेंट्स नाम दिया गया। यानी ये रोशनी गर्मी की वजह से पैदा नहीं हो रही, बल्कि तेज रफ्तार पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निकल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इस जगह को देख पाना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा डस्ट के बादल, कॉस्मिक रेस और स्टार्स के ऑर्बिट की रफ्तार बहुत तेज है।
इसीलिए साइंसदान इनके बारे में इतना नहीं जानते थे कि ये फिलामेंट्स कैसे बने। इसीलिए इनको अच्छे से स्टडी करने के लिए मीरकट रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। ये रेडियो टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में मौजूद है। इसमें 64 एंटीना शामिल हैं। हर एंटीना 13.5 मीटर डायमीटर का है और ये सब 8 किलोमीटर के जोन में फैले हुए हैं। ये टेलीस्कोप 4 साल में तैयार हुआ और इसे 2018 में साउथर्न हेमिस्फीयर में लॉन्च किया गया। साउथर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से इस टेलीस्कोप से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को देखा जा सकता है और साइंसदानों ने इससे गैलेक्सी के 6.5 स्क्वायर डिग्री एरिया को सर्वे किया। इस एरिया के बिल्कुल सेंटर में ही सैजिटेरियस ए ब्लैक होल मौजूद था। इस ब्लैक होल को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पिछले 100 सालों से साइंसदान इस ब्लैक होल को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज तक वो इसे नहीं देख पाए। लेकिन 3 सालों की कोशिश के बाद साइंसदान एक शानदार इमेज खींचने में कामयाब हो गए, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इमेज साइंस से ज्यादा एक आर्ट पीस लगती है। इस तस्वीर के सेंटर में सैजिटेरियस ए ब्लैक होल की तस्वीर है, जिसे साइंसदान पहली बार देख रहे थे। इसके अलावा इस एरिया में बहुत ज्यादा फटने वाले स्टार्स की बाकियात, स्टार्स की फॉर्मेशन वाला एरिया और बहुत से नए फिलामेंट्स वाजिया नजर आते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस तस्वीर में फिलामेंट्स की तादाद पहले से 10 गुना ज्यादा थी, जिनमें ज्यादातर को पहले कभी नहीं देखा गया। इस डिस्कवरी ने साइंसदान को हैरान कर दिया। स्टडी से पता चला कि तमाम फिलामेंट्स मैग्नेटाइज्ड हैं और इनके मैग्नेटिक फील्ड आम मैग्नेटिक फील्ड से 10 से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये भी कंफर्म हुआ कि इनसे निकलने वाली रोशनी से ही इन फिलामेंट्स को पहचाना जा सकता है। मीरकट टेलीस्कोप से ये भी पता चला कि गैलेक्सी के ऊपर और नीचे बहुत बड़े रेडियो बबल्स मौजूद हैं, जिनकी शेप और ग्लास जैसी बनती है और ये बबल हजारों लाइट ईयर तक फैले हुए हैं। इस तस्वीर से साइंसदान को पता चला कि ये फिलामेंट्स और ये बबल कैसे बने। लाखों साल पहले इस ब्लैक होल में एक बस्ट हुआ था, जिसकी वजह से ये बबल बने। इस बस्ट की वजह से गैस और कॉस्मिक रेस गैलेक्टिक सेंटर से बाहर की तरफ चले गई, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बना और इसी प्रोसेस में नॉन थर्मल फिलामेंट्स भी बन गए। यानी बबल्स और फिलामेंट्स दोनों एक ही वक्त के बने हुए लगते हैं। नॉन थर्मल फिलामेंट्स साइंसदान को ये समझने में मदद देते हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद बहुत बड़ा ब्लैक होल किस तरह अपनी ताकत और एनर्जी से पूरी गैलेक्सी में नए स्टार के बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। यानी इस ब्लैक होल के अंदर से जो एनर्जी और गैस निकलती है, जैसे वो फिलामेंट्स और बबल, इनसे कई स्टार्स की फॉर्मेशन होती है और कई स्टार फटकर खत्म हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल के इस अमल से गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन का एक तवाज़न बना रहता है। अगर ऐसा ना हो तो स्टार्स की फॉर्मेशन बेकाबू हो जाए। यानी ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, जिसमें स्टार्स एक तसलसल के साथ खत्म भी होते हैं और बनते भी हैं, जिससे गैलेक्सी में बैलेंस बना रहता है। अल्लाह अकबर। इसी तरह के फर्मी बबल्स को 2010 में डिस्कवर किया गया था। वो 50,000 लाइट ईयर तक फैले हुए हैं और शायद ये 1 लाख सुपरनोवा जितनी एनर्जी के बराबर आउटबर्स्ट की वजह से बने थे। इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के दिल यानी सेंटर में क्या हो रहा है। मीरकट ने दूसरी गैलेक्सी में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को फाइंड किया है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये एक कॉमन कॉस्मिक प्रोसेस है। इन चीजों को देखकर हमें अल्लाह के बनाए हुए निजाम के बारे में पता चलता है और इस कायनात में बनाई गई हर चीज का कोई ना कोई मकसद है और कोई भी चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। 2003 में चाइना ने शैनज़ू 5 मिशन के जरिए पहली बार इंसानों को खला में भेजा। चाइना का इंसानों को खला में भेजने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट करना था। इसके बाद चाइना ने चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाने का सोचा और फिर चाइना ने चैंकी 1, चैंकी 2, 3 और 4 मिशन को चांद पर भेजा। इनमें चैंकी 4 दुनिया का वाहिद मिशन था जिसने सबसे पहले चांद की डार्क साइड पर लैंड करके दुनिया को हैरान कर दिया। इन सभी मिशंस की कामयाबी के बाद चाइना की नजरें मार्स पर थी और फिर 2020 में चाइना ने एक रोवर को मार्स पर भेजा, जो 10 माह बाद मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया। इस मिशन में एक लैंडर था, एक रोवर था और एक ऑर्बिटर था।
एटमॉस्फेयर में जाते ही ऑर्बिटर रोवर और लैंडर से अलग होकर मार्स के गिर्द घूमने लगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ने लगा और कुछ देर बाद ये मार्स पर लैंड हो गया। जिसके बाद चाइना दूसरा मुल्क बन गया जिसने मार्स पर अपना रोवर लैंड करवाया था। फिर लैंडर के अंदर से एक रोवर बाहर निकला जिसका नाम ज़ोहरंग रोवर है। जिस जगह इस रोवर को लैंड करवाया गया था उसका नाम यूटोपिया प्लेनिया है। साइंसदान के मुताबिक अरबों साल पहले इस जगह पर पानी हुआ करता था और हो सकता है इस पानी में लाइफ भी मौजूद हो। इस पानी के मजीद सबूतों को फाइंड करने के लिए इस रोवर को यहाँ उतारा गया। कुछ दिनों बाद उसने मार्स के इन टीलों की तस्वीरें खींची। साइंसदान के मुताबिक इन टीलों की बनावट जमीन पर मौजूद सूखी नदियों जैसी दिखाई दे रही है, यानी ये टीले इस बात का सबूत हैं कि अरबों साल पहले यहाँ से पानी गुजरा करता था। इस रोवर में एक रेडार लगा हुआ है जिसका नाम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है। इसी रडार की मदद से मार्स की जमीन की लेयर्स को स्टडी किया जा सकता है। जब रडार से लेयर को स्कैन किया गया तो कुछ लेयर्स पर रेत के टीले बने हुए थे। खास बात यह थी कि इन टीलों की सतह पर एक नमकीन चमकती हुई चीज की लेयर जमी हुई है। ये चीज सेम ऐसे है जैसे रेत ठोस होकर पत्थर बन जाए। इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी और ये चीज क्रस्ट से बनी हुई थी। साइंसदानों ने कहा कि मार्स पर बहुत खतरनाक तूफान आते हैं और वहाँ का माहौल भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। इतने सख्त तूफानों में ऐसी लेयर के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उनके मुताबिक अगर ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता बनती तो ये तूफान से कभी भी खत्म हो जाती। इसका मतलब है कि ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि अचानक बनी थी और हो सकता है ये लेयर पानी की वजह से बनी हो, क्योंकि जमीन पर यहाँ पानी होता है वहाँ ऐसी लेयर्स दिखाई देती हैं। यानी ये इस बात का पक्का सबूत था कि अरबों साल पहले मार्स पर पानी का बहुत बड़ा समुंदर हुआ करता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मार्स पर यह पानी कहाँ से आया था और फिर यह अचानक खत्म कैसे हो गया और क्या इसमें लाइफ मौजूद थी। मार्स की जमीन के नीचे चमकती हुई लेयर पर कई पैटर्न बने हुए थे। जब इन पैटर्न की एज को मेजर किया गया तो पता चला ये लेयर्स 1.6 बिलियन साल पुरानी हैं। पिछली स्टडीज के मुताबिक मार्स का पानी 3.5 अरब साल पहले भाप बनकर उड़ गया, लेकिन कुछ पानी इस पोल्स पर बच गया था जो बाद में बर्फ बन गया। ये पुरानी स्टडी थी। चाइना की न्यू स्टडी के मुताबिक यानी जो लेयर्स उसे मिली हैं उसको देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि 1.6 अरब साल पहले भी पानी मौजूद था और हो सकता है कि उस पानी में लाइफ भी हो। उस चमकती हुई लेयर के अंदर रोवर का कुछ खास मिनरल मिले जो लाइफ की तरफ इशारा कर रहे थे। यानी चाइना की न्यू स्टडी के मुताबिक आज से 1.6 अरब साल पहले मार्स पर लाइफ का आगाज हो चुका था। लेकिन फिर उस लाइफ के साथ क्या हुआ, शायद इसका जवाब मार्स की जमीन में दफन हो। मार्स की लेयर के अंदर कई पैटर्न रोवर को दिखाई दिए। जब इन पैटर्न को स्टडी किया गया तो पता चला कि इन पैटर्न की उम्र एक जैसी नहीं है बल्कि अलग अलग थी। यानी ये सारे पैटर्न एक ही टाइम में नहीं बने, जिसका मतलब है कि मार्स पर समुद्र कभी खत्म हो जाता है और कभी फिर से बन जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लेयर्स की उम्र सिर्फ 4 लाख साल थी। यानी चाइना की न्यू स्टडी के मुताबिक आज से 4 लाख साल पहले भी मार्स पर पानी हुआ करता था। इसी डिस्कवरी से साइंसदानों को ये लग रहा है कि मार्स एक बदलता हुआ सियारा है। यहाँ भी कई लाखों सालों बाद आइस एज का पीरियड आता है। जमीन पर इस चक्कर को मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मार्स पर भी कुछ ऐसा हो रहा है? क्या उसके ऑर्बिट और टिल्ट में छोटी छोटी तब्दीलियां आती होंगी जिसके असर से मार्स का मौसम बदल जाता होगा? मार्स पर चाइना के रोवर की न्यू डिस्कवरी इसी बात की तरफ इशारा कर रही है, जिसे साइंसदान को लगता है कि शायद मार्स पर लाइफ हुआ करती थी। एक थ्योरी ये भी दी गई है कि जब मार्स पर पानी होता था तो उसके अंदर माइक्रोबायो लाइफ का आगाज हुआ होगा और जब ये पानी भाप बनकर उड़ जाता तो ये लाइफ मिट्टी में दफन हो जाती। ये बात आप जान लें, अल्लाह कहीं भी और किसी भी वक्त लाइफ पैदा कर सकता है। वो हर चीज पर कादर है। आज तक चाइना के रोवर ने 2 किलोमीटर का सफर तय किया है और इसमें कई तस्वीरें उसने जमीन पर भेजी। इसने नोटिस किया है कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क आता है। यानी दिन को और टेम्परेचर होता है और रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। इसके अलावा इसने मार्स की जमीन पर उठने वाली धूल को भी नोटिस किया, क्योंकि इसी धूल से रोवर के सोलर पैनल ढक जाते हैं, जिससे मिशन खत्म हो जाता है। इसी उड़ने वाली धूल को स्टडी करके
साइंसदान अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर कर सकते हैं। आपका इस रोवर की डिस्कवरी के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जब इंसानों का स्पेसक्राफ्ट चांद की डार्क साइड पर गया तो वहां अंधेरा था, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं, यानी वहां रात का टाइम चल रहा था। उस साइड पर जाते ही इंसानों का नासा से सिग्नल टूट गया और 40 मिनट बाद इंसानों का राब्ता नासा से हुआ। ये 40 मिनट स्पेसक्राफ्ट में बैठे इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक थे, क्योंकि अगर सिग्नल दोबारा ना मिल पाता तो ये मिशन फेल हो जाता और इंसान खला में गुम हो जाता। असल में डार्क साइड जमीन की दूसरी तरफ है। यहाँ पर जाते ही सिग्नल का टूट जाना आम बात है। माजी में कई मिशंस के दौरान ऐसा हो चुका है कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट इस हिस्से पर गया तो उसका राब्ता जमीन से टूट गया। जब इनका राब्ता टूटा तो नासा घबराने लगा कि कहीं ये मिशन फेल ना हो जाए, लेकिन फिर 40 मिनट बाद दोबारा राब्ता हो गया और ये 40 मिनट इंसानों और नासा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये चांद के सेंटर वाले हिस्से की तस्वीर है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हिस्से को नासा पहली बार देख रहा था। असल में हम जमीन से चांद की सामने वाली साइड को ही देख पाते हैं। इसके अलावा माजी में जिन स्पेसक्राफ्ट को चांद की डार्क साइड पर भेजा गया था वो चांद की डार्क साइड पर जाकर ही अपने कैमरास को ऑन करते हैं, इसलिए नासा ने कभी भी चांद की सेंटर वाली साइड को नहीं देखा। लेकिन इस बार जब इंसान चांद के सेंटर से गुजर रहे थे तो उन्होंने चांद के सेंटर की तस्वीरें खींच ली, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस तस्वीर में आप सामने वाली साइड का कुछ हिस्सा देख सकते हैं, जिसमें ये ब्लैक कलर का निशान दिखाई दे रहा है। राइट साइड पर चांद की सामने वाली साइड की इमेज है। इसके अलावा आप चांद की डार्क साइड का कुछ हिस्सा देख सकते हैं, जिसमें ये क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं, और चांद के सेंटर का कुछ हिस्सा देख सकते हैं, जिसमें ये निशान दिखाई दे रहे हैं। इस हिस्से को नासा पहली बार देख रहा था और ये निशान अरबों साल पहले लावे के जलने की वजह से बना था। सामने ये निशान भी लावे के जलने की वजह से बना था। ये वाकई में कमाल की इमेज है। मुख्तलिफ एंगल से आप इसकी इमेज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।